कि नाज़रीन, मैं अपने अदारे, अपने स्टाफ और अपनी टीम के बिहाफ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जो ड्रग्स हैं या मेडिसन हैं, इनकी बहुत बड़ी वैरायटी है। अगर आप किसी फार्मेसी में जाएँ या किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाएँ या किसी हॉस्पिटल में जाएँ, इनकी इतनी बड़ी रेंज को देख के इंसान परेशान हो जाता है कि इनको किस तरह से हम अंडरस्टैंड करें। लेकिन हम आपको आज आपकी यही उलझन या आपकी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। आप ये जो उलझन है कि इतने बड़े-बड़े स्टॉक, इतनी बड़ी-बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज़ को देखते हुए जो आप परेशान होते हैं, उसी परेशानी को आज हम हल कर देंगे। हमने इनकी क्लासिफ़िकेशन कर दी है, हमने इसकी डिवीज़न कर दी है। इसको 10 बड़ी-बड़ी डिवीज़न में हम डिवाइड कर दिया है या क्लासिफ़ाई कर दिया है। इनके ग्रुप्स बना दिए हैं 10 बड़े। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर देंगे, तो फिर आप कभी भी किसी फार्मेसी में जब जाएँगे या हॉस्पिटल में जब जाएँगे या फिजिशियन, सर्जन, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर प्रेस्क्रिप्शन लिख कर देता है आपको, उसकी प्रेस्क्रिप्शन को देखते हुए आप बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर देंगे ये कौन सी मेडिकेशन है, इनकी कैटेगरी क्या है और ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी ह्यूमन बॉडी के अंदर। लेकिन जो मेरे स्टाफ ने, मेरी टीम ने ये जो 10 बड़े-बड़े ग्रुप्स बनाए हैं मेडिकेशन पे, इन पे बात करने से पहले मैं इनकी वैल्यू आपके सामने, इसकी इम्पोर्टेंस आपके सामने या इसकी अहमियत बताना चाहता हूँ कि इस ड्रग की जो हमने कैटेगरी प्रोड्यूस की है, हमने जो कंपाइल की है, इसकी क्लासिफिकेशन की है, इसकी अफादियत क्या है, ये हमने क्यों की है? हाँ, हमने ये इसलिए की है क्योंकि हम जब तहकीक करते हैं, हम जब रिसर्च का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं या हम इंस्टीट्यूशन में एकेडमिक एक्टिविटी करते हैं, जब हम दर्स और तदरीस का काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें अपने लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्कॉलर्स को ये बात बतानी आसान हो जाती है कि हम कौन सी ड्रग की बात कर रहे हैं, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं और किस कैटेगरी की ड्रग की हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए ये भी एक आसानी हो जाती है कि हम इंच बाय इंच, स्टेप बाय स्टेप मूव कर सकते हैं अगर हम ड्रग्स को क्लासीफाई कर लें। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लेते हैं। जब हम उसकी अमीक गहराई तक जाते हैं तो फिर हमें उस पर्टिकुलर डिवीजन, पर्टिकुलर ग्रुप या क्लास की सब क्लास में जाके उसकी अमीक गहराई तक उसका मतालिया करना या उसको डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। बहरहाल ये एक कुलिया है, एक फार्मूला है, एक छोटा रास्ता है, एक शॉर्टकट है जिससे आप एक बड़े सब्जेक्ट को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हम जब भी किसी बड़े सैंपल को या बड़ी मेटा डाटा को क्लासिफाई करते हैं तो हमें कोई ना कोई पैमाना चाहिए, कोई ना कोई क्राइटेरिया चाहिए जिसकी बुनियाद पे, इसके बिहाफ पे हम उनको क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 10 क्राइटेरियाज हैं जिसकी बुनियाद पे हम मेडिकेशन को, ड्रग्स को हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो ड्रग का सोर्स है, मेडिसिन का सोर्स है। इसका सोर्स क्या है? जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल हुई है या प्रोसेस होके जो ड्रग डिज़ाइन होके, फार्मूलेट होके हमारे पास आई है, इसका सोर्स क्या है? तो इसके 4 बड़े-बड़े सोर्स हैं। तो या तो प्लांट का सोर्स होगा या एनिमल का होगा या वो मिनरल्स का होगा और चौथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पाँचवा भी आजकल बड़ा सफिशिएंटली यूज़ होता है कि बायोटेक्नोलॉजी से, सेल लाइन से, हम सेल एक्सप्रेशन से, डीएनए एक्सप्रेशन से हम मेडिसिन की सिंथेसिस करा लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। जो प्लांट्स हैं उसमें हर्ब और शरब आती हैं। इसमें बड़े बड़े प्लांट भी आते हैं, छोटी शरब भी आते हैं और छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ भी इस प्लांट्स में आ जाती हैं। एनिमल में हमें पता है कई सारी ऐसी मेडिकेशन हम एनिमल सोर्स से लेते हैं और मिनरल्स और जो मटीरियल है ये आपको पता है, ये मादनियात से हम मेडिकेशन लेते हैं और उनको उनसे जो रॉ मटेरियल लेके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करते हुए हम जो डिज़ायर्ड कंस्टिट्यूएंट है या सब्सटेंस है उसको प्योरीफाई करके किसी न किसी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं।
दूसरा क्राइटेरिया जिसकी बुनियाद पे हम मेडिसिन की या ड्रग की क्लासिफिकेशन करते हैं वो उनकी केमिकल नेचर है, केमिकल स्ट्रक्चर है। केमिकल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे भी हम ड्रग्स को, मेडिकेशन को डिवाइड और सब डिवाइड करते हैं। सिर्फ एंटीबायोटिक की यहाँ पे मैं आपके सामने मिसालें पेश करूँगा कि जिस तरह उसमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग्स हैं, सेफ्लोस्पोरिन की ड्रग है, पेनिसिलिन ग्रुप की ड्रग है, सल्फा ग्रुप की ड्रग है। ये उनके केमिकल नेचर के बिहाफ पे, केमिकल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हमने उनको क्लासिफाई कर लिया एंटीबायोटिक को। इसी तरह से हम पेन किलर की जितनी ड्रग हैं, एंटी कैंसर की जो ड्रग हैं और एंटीवायरल ड्रग्स हैं, उनको भी उनके केमिकल नेचर के बिहाफ पे हम क्लासिफाई और सब क्लासिफाई कर लेते हैं। जो तीसरा क्राइटेरिया है उसकी सिंथेसिस के एतबार से है, उसकी प्रोडक्शन के एतबार से है। कुछ ड्रग्स हैं जो हम नेचुरली अवेलेबल होती हैं, उनको नेचुरली जिस तरह से वो प्रोड्यूस होती हैं उसी तरह से हम पेशेंट को दे देते हैं। इस तरह क्रूड ड्रग हैं, ये स्पाइसेस हैं, ये हम ऐसा कि पेशेंट को सजेस्ट कर देते हैं कि वो उसको यूज़ कर लें। फिर कई सारी हैं कि वो सेमी सिंथेटिक हैं। सेमी सिंथेटिक मीन हमने उसका सोर्स, ठीक है, एनिमल, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ले लिया, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा सा प्रोसेस करके उसकी सिंथेसिस कर लेते हैं। कुछ होती हैं कि टोटली सिंथेटिक होती हैं, हम डिफरेंट केमिकल लेके उनको लैब के अंदर सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो जब उसका एक प्रोसेस, एक मेथड एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और प्लांट की शक्ल में हम उन मेडिसिन को सिंथेसिस करते हैं, फिर उनके डिफरेंट डोजेज फॉर्म बना लेते हैं। जो चौथा क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे हम ड्रग्स को डिवाइड और सब डिवाइड करते हैं वो उनके थेरापेटिक इफेक्ट हैं। हमारे पास फाइनल रिजल्ट किस तरह के आते हैं, वो एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी हाइपरग्लाइसीमिक है। तो गोया उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या उनके थेरापेटिकल आउटकम की बुनियाद पे हम उनको डिवाइड और सब डिवाइड करते हैं। तो ये चौथा बड़ा क्राइटेरिया है, पैमाना है, जिसकी बुनियाद पे हम मेडिसिन को, ड्रग्स को डिवाइड या सब डिवाइड करते हैं। तो पांचवा मेथड है या क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे हम दुनिया की सारी मेडिकेशन को क्लासिफाई करते हैं, वो बॉडी ऑर्गन्स हैं। हम ये देखते हैं ये कौन से बॉडी ऑर्गन पे ये ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ये ब्रेन पे जाके अपने इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है या हमारे जीआईटी में इफेक्ट कर रही है या हमारे आइस में कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। इस तरह लीवर में, किडनी में, मसल्स में, बोन्स में हम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन पे मेडिकेशन के इफेक्ट के अतबार से हम उनको क्लासीफाई कर लेते हैं। फिर हम जो छठा हमारे पास क्राइटेरिया है कि हमारे कौन से बॉडी सिस्टम पे जाके इफेक्ट करते हैं। हमें पता है हमारी बॉडी के 9th, 10th या 11 सिस्टम हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट बॉडी सिस्टम एस्टेब्लिश किए हुए हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल है, एकेडमिक की डिफरेंट है, रिसर्च की डिफरेंट है। फिर इसकी जो क्लिनिकल मैनेजमेंट में जब जाते हैं तो वहाँ पे हमारे बॉडी सिस्टम की काउंटिंग डिफरेंट होगी। तो बॉडी सिस्टम कौन से बॉडी सिस्टम पे जाके इफेक्ट कर रही है मेडिसिन, इस तरह CNS की मेडिसिन और है, GIT की और है, ENT की और है। फिर जो ब्लड पे इफेक्ट करती है, जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो किडनी पे इफेक्ट करती हैं वो और हैं। तो इस तरह से हम बॉडी सिस्टम के अतबार से भी ड्रग्स को क्लासीफाई और सब क्लासीफाई कर लेते हैं। जो 7th टाइप है या 7th क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं वो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उनका तरीक़ेकार है कि किस तरीक़ेकार से वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं या किस मेथड से, किस मैकेनिज्म से अपनी थेरापेटिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं पेशेंट के अंदर या ह्यूमन बॉडी में। एक एग्जांपल यहाँ पे या एक ग्रुप की एग्जांपल आपके सामने पेश करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एंटीबायोटिक ही बात करूँगा। एंटीबायोटिक की इसलिए बात करूँगा क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ी क्लास है ड्रग्स की। तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अतबार से एंटीबायोटिक को हम क्लासीफाई करते हैं वो DNA इनहिबिटर्स हैं, RNA इनहिबिटर्स हैं, फिर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस को भी कई सारी ड्रग्स इनहिबिट करती हैं। तो ये एक एक जो मैकेनिज्म है इसकी मुमकिन है 100 मेडिकेशन मार्केट में अवेलेबल हैं
डीएनए की सिंथेसिस को जिस तरह गायरेज इनहिबिटर्स हैं, क्विनोलोन की ड्रग, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, ये डीएनए की सिंथेसिस को या उसकी रिपेरेशन को इनहिबिट कर देती हैं। इसी तरह प्रोटीन की सिंथेसिस, जो राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उसको इनहिबिट करने वाली पूरी एक रेंज हमारे पास अवेलेबल है। तो गोया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के एतबार से भी हम मेडिसिन्स को, ड्रग्स को क्लासीफाई और सब क्लासीफाई कर लेते हैं। जो आठवां बड़ा क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे हम दुनिया की सारी मेडिकेशन को डिवाइड और सब डिवाइड करते हैं, वो क्राइटेरिया है उनकी डोजेज फॉर्म्स का, कि वो अद्वियात की कौन सी किस्म है। वो इंजेक्टेबल हैं, वो सिरप है, सस्पेंशन है, सपोजिटरी है, लोशन है, सस्पेंशन है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, किस डोजेज फॉर्म में वो अवेलेबल है। तो गोया डोजेज फॉर्म के अतबार से भी दुनिया की सारी मेडिकेशन को हम डिवाइड और सब डिवाइड करते हैं। जो 9th टाइप है या 9th क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे हम ड्रग्स को क्लासीफाई और सब क्लासीफाई करते हैं, वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी सेलिंग है, उनकी पेशेंट को डिस्पेंसिंग है। कि पेशेंट को डिस्पेंसिंग के अतबार से भी जो फार्मेसी में या हॉस्पिटल के अंदर उसको डिलीवर करते हैं, उसके अतबार से भी हम ड्रग्स को क्लासीफाई और सब क्लासीफाई करते हैं। एग्जांपल दूंगा, कुछ ड्रग्स हैं वो प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग्स हैं, वो सिर्फ फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन देगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तभी वो पेशेंट के पास जाएंगी। अदरवाइज वो पेशेंट को नहीं दे सकते। फार्मासिस्ट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तभी वो पेशेंट के पास जाएंगे। अगर पेशेंट को कुछ उसके एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर फिजिशियन पे होगी। वही कोर्ट में जाके इसकी एक्सप्लेनेशन देगा, वही हॉस्पिटल के बोर्ड को जाके उसकी एक्सप्लेनेशन देगा। तो इसलिए कुछ ड्रग्स हैं वो प्रेस्क्राइब्ड हैं, कुछ नॉन प्रेस्क्राइब्ड हैं, जिनको हम OTC भी कहते हैं, ओवर द काउंटर कहते हैं। आप जाएं, अवेलेबल होंगी, दे के आप पेमेंट करके वो ड्रग परचेज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज OTC ड्रग। कुछ ड्रग्स हैं वो नारकोटिक्स हैं, और कुछ ड्रग कंट्रोल्ड हैं, और कुछ पोटेंट ड्रग्स हैं, वो भी प्रेस्क्राइब बेस्ड हैं। वो फार्मासिस्ट या जो भी वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पेशेंट को डिस्पेंस कर सकता है। उसने ये इवेल्युएट करना होता है कि वाकई ये पेशेंट जो या ये शख्स लेके जा रहा है, इसकी रैशनल यूज़ करेगा, इसकी वाकई ज़रूरत भी है कि नहीं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो अपनी सवाबदीद पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पेशेंट को डिस्पेंस कर देगा। तो गोया जो 9th मेथड है जिसके बिहाफ पे, या 9th क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे हम मेडिकेशन को डिवाइड या सब डिवाइड करते हैं, वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, वो उसकी डिस्पेंसिंग का मेथड है। जो लास्ट वन है जिसके 10th मेथड या 10th क्राइटेरिया जिसकी बुनियाद पे हम ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं, वो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। हमें पता है कि ओरल मेडिकेशन और है, ओरल फॉर्म में हमारे पास लोशन भी है, हमारे पास सिरप है, सस्पेंशन है, हमारे पास टैबलेट है, कैप्सूल्स हैं। ये सारी हम ओरली पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो लोकली यूज़ करते हैं, एक्सटर्नली स्किन पे हम यूज़ करते हैं, वो लोशन है, क्रीम है, ऑइंटमेंट्स है। कुछ ड्रग्स हैं वो इंजेक्टेबल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हम पेशेंट को इंजेक्टेबल फॉर्म में, वो चाहे इंट्रामस्कुलर हो, इंट्रा सबकुटेनियस हो, इंट्राथीकल हो, इंट्रापल्मोनरी हो, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट में हम उसको डिलीवर कर देते हैं, हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं। अगर आपने ये 10 क्राइटेरिया अंडरस्टैंड कर लिए तो फिर आपके लिए मैं समझता हूँ कि आसानी हो जाएगी कि हॉस्पिटल के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या किसी बड़ी फार्मेसी में अगर आप जाएं, आप प्रेस्क्रिप्शन लेके जाएं या वैसे विजिट पे जाएं, तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी होगा। इतनी बड़ी फैक्ट्री में, इस हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में जो मेडिकेशन है, उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसका प्रॉपर कोई ना कोई लॉजिकल सेंस आपके माइंड में बन सकती है। चल जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।